ध्यान दीजिएगा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कोलिजन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोलिजन क्या होता है। कोलिजन जैसे मान लीजिए कोई दो बॉडीज हैं, ठीक है ना, दो बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, ठीक है ना, पहली बॉडी दूसरी पे, दूसरी वाली छोटी पहले पे, बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए, मतलब कोलिजन को अपन इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं। इट इज द इम्पैक्ट बिटवीन टू बॉडीज फॉर द शॉर्ट टाइम इंटरवल। दो बॉडीज के बीच में जो म्यूचुअल फोर्स लगता है एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज द कोलिजन। ठीक है ना, क्या है कोलिजन? कोलिजन कोई दो बॉडीज के बीच में लगने वाला इम्पैक्ट है, लगने वाला फोर्स है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, दैट इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है, समझिएगा, कोलिजन में मतलब दो ही चीजें स्पेशल हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम तो हर टाइप के कोलिजन में होता है, लेकिन जिनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता है उनको इलास्टिक बोलते हैं, और जिनमें नहीं होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक बोलते हैं। समझिएगा, कुछ टर्म्स हैं कोलिजन से रिलेटेड जो आपको जाननी है। सबसे पहले एक टर्म है क्या? हेड ऑन कोलिजन। कौन सा? हेड ऑन कोलिजन, समझिएगा। दूसरा कोलिजन है ऑब्लिक कोलिजन, ठीक है ना, ऑब्लिक कोलिजन। एक हेड ऑन है और दूसरा क्या है? ऑब्लिक कोलिजन है। समझिएगा, हेड ऑन क्या है? अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद जो बॉडीज हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव करती हैं। जैसे दो बॉडीज ले ली मैंने, एक बॉडी है इसका मास m1 है, दूसरी बॉडी है इसका मास m2 है, ये दोनों पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ठीक है ना, इनमें कोलिजन हुआ और अभी भी ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। समझ रहे हैं बात को? v1 और v2 क्या है? सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हैं अभी भी। इससे क्या मालूम चलेगा? कौन सा कोलिजन है ये? हेड ऑन कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है? हेड ऑन कोलिजन है। ठीक है ना, अगर दो ऑब्जेक्ट्स किसी पर्टिकुलर स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं या सेम पाथ पे मूव कर रहे हैं और कोलिजन के बाद भी वो सेम पाथ पे मूव कर रहे हैं, मतलब दोनों बॉडीज की जो मोशन की डायरेक्शन है वो सेम है, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन। दूसरा आता है ऑब्लिक कोलिजन। ये क्या होता है? अगर कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद जो दो बॉडीज हैं उनकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है अगर वो डिफरेंट है, डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? डिफरेंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक कोलिजन। जैसे कि देखिए, पहले ये कोई बॉडी m1 है, ये दूसरी बॉडी m2 है, ये दोनों इनिशियली सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ये तो मूव ही नहीं कर रही है, ठीक है ना, और कोलिजन के बाद m1 इधर चला गया v1 वेलोसिटी से और m2 इधर चला गया v2 वेलोसिटी से, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्लिक कोलिजन। तो इस टाइप से आपको मालूम चल गया होगा कि हेड ऑन कोलिजन क्या है और ऑब्लिक कोलिजन क्या है। आगे समझिएगा, इसके अलावा एनर्जी के बेसिस पे और भी टाइप के कोलिजन होते हैं। समझिएगा, ध्यान दीजिए, मेनली तीन टाइप के कोलिजन अपन को देखने को मिलते हैं। पहला क्या? इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन। अगर कोलिजन के पहले की काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। या यूं समझें कि कोलिजन के बाद अगर बॉडी अपनी इनिशियल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। क्या समझा आपने? अगर कोलिजन के बाद आफ्टर द कोलिजन ए बॉडी कैन रिगेन देयर शेप एंड साइज, देन कोलिजन इज नोन एज क्या? इलास्टिक कोलिजन। अगर डिफॉर्मेशन के बाद वापस से परफेक्टली रिफॉर्मेशन हो जाता है तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इलास्टिक कोलिजन। दूसरे नंबर पे आता है इन इलास्टिक कोलिजन। क्या आता है? इन इलास्टिक कोलिजन। बात को समझिएगा, अगर हमने क्या देखा, अगर बॉडी एक बार डिफॉर्म होने के बाद कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं होती है, अगर बॉडी एक बार डिफॉर्म होने के बाद कंप्लीटली रिफॉर्म नहीं होती है या अपनी इनिशियल सिचुएशन को रिगेन नहीं करती है, अपनी शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करती है, तो इस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना। एक और टर्म है, हालांकि वो उतना पॉसिबल नहीं है,
लेकिन हाँ है तो कई बार देखने को मिल जाता है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले बॉडी जो है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती रहती हैं, मूव करते 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 दोनों पास में आ जाती हैं, दोनों में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, और जैसे ही पास होती हैं तो कोलाइड हो जाती हैं। और कोलिजन के बाद कुछ वेलोसिटीज उतना सेपरेशन नहीं कर पाती जितनी तेजी से वो अप्रोच की थी, ठीक है ना। दो बॉडीज मूव कर रही हैं, कोलिजन के बाद कई बार वो उतना सेपरेट नहीं हो पा रही जितनी स्पीड से वो कोलाइड हुई थी। जैसे आई, कोलाइड हुई, वापस से सेपरेट होने लगे, मतलब जैसी पहले थी वैसी की वैसी रिफॉर्म होने लगे। जिस स्पीड से वो कोलाइड हुई थी उसी स्पीड से अगर वो सेपरेट नहीं होती हैं, इसका मतलब वो क्या है? इन इलास्टिक कोलिजन है। क्या है वो? इन इलास्टिक। लेकिन अगर कोलिजन के बाद वो बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होती हैं, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जीरो है, बिल्कुल भी सेपरेट नहीं होती हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। आया समझ में? तो इस तरीके से आपको ये तीन और नई टर्म मालूम चल गई, इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन और क्या? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। आया समझ में? इसी के बाद एक और कांस्टेंट पैरामीटर डिसाइड हुआ जिसकी हेल्प से अपन क्या है? कोलिजन के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। उस कांस्टेंट पैरामीटर को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। समझ रहे हैं बात को? कोफिशिएंट ऑफ क्या? रेस्टिट्यूशन। आया समझ में? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है ये भी समझ लीजिए। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। आप जिस वेलोसिटी से रिगेन किए, जिस वेलोसिटी से आपने रीफॉर्मेशन किया और जिस वेलोसिटी से आपने डीफॉर्मेशन किया, रीफॉर्मेशन की रिलेटिव वेलोसिटी और डीफॉर्मेशन की रिलेटिव वेलोसिटी के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसके बेसिस पे भी क्या कहानी है? अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 है तो कौन सा कोलिजन होगा? इलास्टिक कोलिजन। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 और 1 के बीच में है तो कौन सा कोलिजन होगा? इनइलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 है, इसका मतलब कौन सा कोलिजन? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मैंने कहा था ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या रहे? 0 रहे, मतलब बिल्कुल भी सेपरेट ना हो, उस टाइप के कोलिजन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आ गया समझ में? कोई मुश्किल है? तो इस तरीके से आपके सामने ये टर्मिनोलॉजी कोलिजन से रिलेटेड आ चुकी है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आपको मालूम चल गया। इट इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। समझ आ गया? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि आखिर कोलिजन अपने आप में कितने टाइप का है, इलास्टिक वाला कितने टाइप का है, प्लास्टिक वाला कितने टाइप का है। प्लास्टिक मतलब कि इनइलास्टिक, जो सब्सटेंस अपनी इनिशियल सिचुएशन को रिगेन कर लेता है, दैट इज इलास्टिक। जो नहीं कर पाता वो इनइलास्टिक, उसी को बोल सकते हैं अपन क्या? प्लास्टिक। आ गया समझ में? क्लियर है? चलिए अब आगे समझिएगा। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं इलास्टिक और इनइलास्टिक में कुछ कंपैरिजन की, ठीक है ना। इलास्टिक और क्या? इनइलास्टिक। सबसे पहली बात समझिए, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, इसमें काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है ना, लॉस हो जाती है। लीनियर मोमेंटम इसमें भी कंजर्व्ड रहता है। इसमें भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। इसमें एनर्जी इंपार्ट नहीं होती, मतलब एनर्जी इसमें किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रुकती नहीं है, पूरी की पूरी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन इसमें कुछ एनर्जी क्या हो जाती है?
रुक जाती है, किसी दूसरी चीज में कंज्यूम हो जाती है, जैसे कि लाइट तैयार कर देना, पावर तैयार कर देना, इसमें कोई लॉस नहीं है, नो लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, some part lost in form of heat and light, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इलास्टिक में, और इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हो जाती है। लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है इलास्टिक में, लेकिन इन इलास्टिक में भी कंजर्व रहता है, इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता किसी भी फॉर्म में, इसमें कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है हीट और लाइट के फॉर्म में। आगे समझ में, ये अपनी इनिशियल सिचुएशन को रीगेन कर लेती है, कैन रीगेन, और ये कांट बी रीगेन परफेक्टली, ठीक है, समझ में आ गया। इस टाइप से हमारे पास दो टाइप के कोलिजन हैं जो मेनली हमें डिस्कस करने हैं, एक इलास्टिक और दूसरा क्या, इन इलास्टिक। आगे समझिएगा, आगे देखिए, मैं बताने जा रहा हूं आपको वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, समझिएगा, वन डायमेंशनल, समझ रहे हैं ना। कोई बॉडी m1 मास की u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी m2 मास की u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है, दोनों में कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद जो m1 मास की बॉडी है अब v1 वेलोसिटी से मूव करने लगी है सेम पाथ पे, m2 मास की बॉडी v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी है सेम पाथ पे। इनिशियल कोलिजन से पहले और कोलिजन से बाद दोनों की दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक ही डायमेंशन को कवर कर रही हैं, इसलिए अपन उसको क्या बोल रहे हैं, वन डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन। और याद हो मैंने इसी का नाम हेड ऑन भी रखा था, याद है आपको, हेड ऑन सबसे पहला वर्ड बताया था। ये हो रहा भाई इलास्टिक कोलिजन। अब ये इलास्टिक कोलिजन है, मतलब सीधी बात है मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही, साथ ही साथ एनर्जी भी पूरी की पूरी रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो समझिएगा, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, by the law of conservation of momentum, समझिएगा क्या मिलेगा, इनिशियल मतलब बिफोर कॉलिजन बराबर फाइनल मतलब आफ्टर कॉलिजन। इनिशियल मतलब मोमेंटम बिफोर कॉलिजन कितना होगा बताइए, m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। फाइनल मतलब मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन m1 v1 प्लस m2 v2। ट्रांसपोज कर लीजिए, m1 u1 माइनस v1 इक्वल m2 v2 माइनस u2। हालांकि इसमें डायरेक्शन सेम है, इसलिए अगर आप वेक्टर नहीं भी लगाते तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना, समझिएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं अपन, हाफ ऑफ K1 Ki इज इक्वल्स टू Kf, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। ट्रांसपोज कर लेते हैं, हाफ ऑफ m1 क्या मिलेगा आगे, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर, ठीक है। ये वेक्टर अपने लगा रखे हैं, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में है, एक ही स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है इसका जो रिजल्टेंट है वो यही हो सकता है, मॉडुलस लगा सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है ना, समझिएगा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, समझिएगा। हाफ से आप कैंसिल कर दीजिए,
m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपॉन m1 u1 माइनस v1 इक्वल m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर अपॉन m2 v2 माइनस u2। ये कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बचेगा a प्लस बी। ये समझिएगा। अब क्या करेंगे, u1 माइनस u2 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1। u1 माइनस u2 का मतलब ये हुआ कि पहले वाले की स्पीड ज्यादा है, दूसरे वाले की कम है, तभी ना पहला वाला दूसरे वाले से टकराएगा। समझिए बात को। होना क्या है, कोलिजन। जब पहले वाले की स्पीड ज्यादा है, दूसरे वाली कम है, तभी टकराएगा। तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, u1 माइनस u2। टकरा चुके, टकराने के बाद सेपरेशन होना है, तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो इससे सेपरेट हो पाएगा। नहीं तो अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी कम, तो ये इसको घसीटता रहेगा। तो इसकी वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो ये जल्दी से इससे अलग हो जाएगा। अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, तो ये जल्दी से इससे अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब v2 ग्रेटर देन v1, मतलब ये क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। मतलब डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन की वेलोसिटी क्या है, सेम है। जितनी तेजी से कोलाइड हुआ है उतनी तेजी से क्या हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। इस टाइप के कोलिजन को क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। इसी के बेसिस पे ई की वैल्यू क्या आती है, 1। तो किसको बोलते हैं भाई, इलास्टिक कोलिजन, जहां पे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके बराबर हो, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। मतलब जितनी स्पीड से बॉडी कोलाइड हुई है उतनी स्पीड से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, रिगेन कर ले अपनी इनिशियल सिचुएशन को। आ गया समझ में। इसको अपन क्या बोलते हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, तभी उसका नाम इलास्टिक कोलिजन है। समझ में आ गया। नोट करिए जल्दी से, इसको प्रूव कर लिया अपन ने, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बराबर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। नोट कर लीजिए प्लीज। अब इसके बेसिस पे अपन ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटीज बता सकते हैं। मतलब v1 और v2 फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। v1 और v2 अपन फाइंड कर सकते हैं। कहीं पे भी एक जगह रख के आप सब्स्टिट्यूशन से v1 और v2 फाइंड कर सकते हैं। आगे समझ में। ये था वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन। अब मैं बात करने जा रहा हूं इन इलास्टिक कोलिजन की, है ना। वन डायमेंशनल इन इलास्टिक कोलिजन। समझिए, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है m1 मास का, मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से। दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का, ये मूव नहीं कर रहा है। डेफिनेटली ये कोलाइड होंगे और कोलिजन के बाद ये m1 मास का ऑब्जेक्ट है और ये m2 मास का ऑब्जेक्ट है, दोनों कंबाइन होके चलेंगे, तभी तो इसका नाम इनइलास्टिक है। मतलब कि जो अपनी इनिशियल सिचुएशन को रिगेन ना कर सके उसे अपन क्या बोलते हैं, इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। समझिएगा क्या लिखेंगे आप, इनिशियल मोमेंटम मतलब m1 u1, क्यों, इस पे तो वेलोसिटी नहीं है। फाइनल मोमेंटम m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया, m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या कहलाता है, कॉमन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इनइलास्टिक कोलिजन, डेफिनेटली दोनों कंबाइन हो जाना है। तो कंबाइन होने के बाद उनकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी। आइए महसूस करते हैं क्या वाकई में इनइलास्टिक कोलिजन में एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होती है या नहीं होती है। चेक करते हैं कि एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस हो जाती है या वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। समझते हैं। के आई मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि दूसरे में तो वेलोसिटी नहीं है, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी की, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर, ठीक है। समझिए, अब मैं देखना चाहता हूं चेंज इन एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल माइनस क्या, इनिशियल। आइए चेक करते हैं। फाइनल है हाफ ऑफ m1 प्लस m2 v स्क्वायर।
V मतलब m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस इनिशियल कितनी है, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। अब मैं दोनों से देख पा रहा हूं कॉमन निकलेगा हाफ। आप देखेंगे m1 प्लस m2 और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे m1 प्लस m2 से m1 प्लस m2 कैंसिल हो जा रहा है, कॉमन निकल के आ रहा है हाफ ऑफ u1 स्क्वायर। क्या निकल के आ रहा है बताइए, हाफ ऑफ u1 स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद यहां पे क्या बच रहा है, m1 स्क्वायर माइनस m1 का मल्टी m1 से होगा तो m1 स्क्वायर, m1 का मल्टी m2 से होगा तो m1 m2, ये कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में बचेगा m1 प्लस m2। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आ रहा माइनस हाफ ऑफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 स्क्वायर। ये क्या निकला, चेंज इन एनर्जी। और चेंज इन एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि देखिए मास नेगेटिव हो नहीं सकता तो उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं होगा, उनका सम भी नेगेटिव नहीं होगा। u1 का स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा के नेगेटिव है मतलब kf माइनस ki नेगेटिव है। इसका मीनिंग यह हुआ कि kf इज स्मॉलर देन ki, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज स्मॉलर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इससे यह समझ में आया कि वाकई में एनर्जी में लॉस हुआ है, पहले एनर्जी ज्यादा थी अब कम हो गई है। तो अगर इनइलास्टिक कोलिजन है तो एनर्जी में लॉस होता है, और किस फॉर्म में लॉस होता है, कहीं साउंड निकलता है, कहीं लाइट प्रोड्यूस होती है, तो इन सब चीजों में इनइलास्टिक कोलिजन में लॉस होता है। आया समझ में, कितने अमाउंट का लॉस होता है, हाफ ऑफ m1 m2 u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। तो आपको मालूम चल गया इलास्टिक कोलिजन क्या है और इनइलास्टिक कोलिजन क्या है, वन डायमेंशनल। आ गया समझ में, जल्दी से इसको नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज। अब देखिएगा टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से, सबसे पहले कोई ऑब्जेक्ट है m1 मास का, वो u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है m2 मास का, वो रेस्ट पे है। ये दोनों भिड़ेंगे और भिड़ने के बाद ये नया केस, m1 इस तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से, m2 इस तरफ जा रहा है v2 वेलोसिटी से। ये x एक्सिस, ये ऑलरेडी x में मूव कर रहे थे, ये x एक्सिस ऐसे समझिए, ये इधर जा रहा है, सॉरी ये θ1। तो अगर ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है तो ये क्या होगा, v1 cos θ1, और ये क्या होगा, v1 sin θ1, ठीक है। ये θ2 एंगल बनाता है, ये होगा v2 cos θ2 और ये होगा v2 sin θ2, ठीक है। समझ में आ गया, ये स्प्लिटिंग तो क्लियर है ना आपको। अगर कोई वेक्टर जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और उसकी परपेंडिकुलर को वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल के साथ θ2 बनाता है तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, और इसको क्या, वर्टिकल कंपोनेंट। बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बात को समझिएगा, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या होगा, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अलोंग एक्स एक्सिस। क्या होगा इसका m1 u1, ये तो रेस्ट में ही है, कोई बात ही नहीं है। क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, फर्स्ट इक्वेशन। अलोंग y एक्सिस, y एक्सिस पे तो कोई मोमेंटम ही नहीं है, इसका जीरो, और वहां पे क्या आएगा, m1 v1 sin θ1 माइनस, चूंकि ये डाउनवर्ड है, m2 v2 sin θ2,
समझिएगा बात को। सेकंड इक्वेशन, आप सेकंड को आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो m1 v1 sin थीटा 1 इज सेम एज m2 v2 sin थीटा 2। आ गया समझ में, sin थीटा 2। ये रिलेशन मिल गया आपको, एक नया रिलेशन। ये आप फर्स्ट में पुट करके कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे समझिएगा, इसको एक्चुअल में सेकंड इक्वेशन बना देते हैं। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। हाफ से डिवाइड कर दीजिए, m1 u1 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। समझिएगा, m1 यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर m2 v2 स्क्वायर। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब आपकी मर्जी है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड से सॉल्व करके कि आप क्या कर सकते हैं। भाई हमको मान लो मैं इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक की वजह से मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही है, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, जिसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास m1 m2 m वगैरह के लिए तीन तीन इक्वेशन है, इनको आपस में सब्सटीट्यूट करके अपन फाइनल वेलोसिटी v1 फाइंड कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी v2 फाइंड कर सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जो नीड है हमारी, अगर जरूरत पड़ती है तो भाई कंडीशंस यही है। अगर सवाल आता है तो सवाल को आपको कंडीशनल ऑपरेट करना है, डेफिनेट फॉर्मूले में नहीं पहुंचना है, ठीक है ना। तो समझ गए ना, ये रिलेशन आपके पास हैं, दो तीन रिलेशन, जो भी चाहिए हो। भाई v1 चाहिए हो तो इन तीनों में से आपस में सब्सटीट्यूट कर लेना। जैसे कि अभी देख लो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, m1 m2 कैंसिल हो जाएंगे, v1 v2 वगैरह साइन के टर्म्स में रिलेट हो जाएंगे। बाद में यहाँ से उठाना v1 v2 वगैरह को और u1 वाले लाके पुट कर देना, सिंपली हो जाएगा, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इनकी हेल्प से, इन तीनों के सब्सटीट्यूशन से वो v1 v2 वगैरह फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, जब जैसी नीड होगी। तो मालूम चल गया आपको, तीन टाइप के कोलिजन मैंने आपके सामने डिस्कस किए, 1 डायमेंशनल इलास्टिक, 2 डायमेंशनल इलास्टिक और 1 डायमेंशनल इनइलास्टिक और 2 डायमेंशनल इनइलास्टिक हालांकि पॉसिबल नहीं हो पाता। और हालांकि एक चीज और याद रखें, कोलिजन के लिए जरूरी नहीं है कि बॉडी एक्चुअल में कांटेक्ट करें, है ना। जरूरी नहीं है कोलिजन के लिए कि उनका फिजिकल कांटेक्ट जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्योंकि रदरफोर्ड जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एटॉमिक मॉडल का, और जब वो अल्फा पार्टिकल्स को भेजते थे तो अल्फा पार्टिकल बिना टकराए और डिफ्लेक्ट होके वापस आ जाते थे, या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाते थे। तो जरूरी नहीं है कि कोलिजन के लिए क्या हो, एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट हो, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात को, क्या मुश्किल जा रही बताइए जल्दी से। ये भी जरूरी नहीं है कि जो एनर्जीज हैं वो वापस से रिडिस्ट्रीब्यूट होती हैं कि नहीं होती हैं, कई बार हो जाती हैं और कई बार नहीं होती हैं। दूसरी चीज, वो जो फोर्स उन दोनों के बीच में इम्पैक्ट क्रिएट करता है, कोलिजन्स में वो जो फोर्सेस काम करते हैं वो सारे के सारे फोर्सेस कंजर्विंग नेचर के हैं, है ना। जरूरी नहीं है, इलास्टिक में ज्यादातर सबके सब कंजर्विंग नेचर के रहते हैं, लेकिन इन इलास्टिक में शायद सबके सब कंजर्विंग नहीं रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको जाननी है और इसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्लियर है ना। मैंने बाकी इससे रिलेटेड सारे पैरामीटर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वगैरह जो मेन इंपॉर्टेंट है, टाइप्स बता चुका हूँ, सारी वैरायटी, है ना। और ये आपके सामने, जो भी मुश्किल लगे आप मुझे कॉल मैसेज करिए, क्लियर है ना। इस तरीके से कोलिजन कंप्लीट हो गया है, इसकी सीट सॉल्व करिए और डाउट भेजिए, ठीक है।